स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT साइंस का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम क्लास 9th बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम बेहतरीन एनिमेशंस और कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से पूरे के पूरे चैप्टर को कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो हम सबने पढ़ा ही है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है। देखो, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है कि अर्थ पर हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, फिर चाहे वो छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जो हमें हमारी नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते जैसे कि बैक्टीरिया, और फिर चाहे वो बड़े से बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जैसे कि ह्यूमंस। तो इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर की अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो सेल की बनी है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा शरीर एक ही सेल का बना होता है। इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि अमीबा। जबकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका शरीर मल्टीपल सेल्स का बना होता है और इन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो होते हैं फिर आपस में मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। फिर कई ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर कई ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो ईंट होती है। अब बात करते हैं फंक्शनल यूनिट के बारे में। असल में इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी फंक्शंस हमें दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो डाइजेशन हो, फिर चाहे वो रेस्पिरेशन हो, फिर चाहे वो एक्सक्रिएशन हो, फिर चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, ये जो सारे के सारे फंक्शंस हैं, अगर हम इनकी गहराई में जाकर देखेंगे तो ये असल में सेल्स के द्वारा ही ऑपरेट हो रहे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल है। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। ईयर 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने ट्रीज की बार्क यानी छाल से मिलने वाले एक सब्सटेंस कॉर्क की थिन स्लाइस को जब अपने खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो माइक्रोस्कोप में उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिली, जो कि कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स से मिलकर बनी थी। रॉबर्ट हुक ने इन कंपार्टमेंट्स के लिए सेल टर्म को यूज किया। असल में सेल लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ए लिटिल रूम। इस इंसिडेंट के बाद ही रॉबर्ट हुक सेल्स को देखने वाले पहले साइंटिस्ट बन गए। पर बड़े मजे की बात है कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप से देखने पे जिन सेल्स को देखा वो डेड सेल्स थे, वो लिविंग सेल्स नहीं थे, क्योंकि ट्रीज की बार्क में जो कॉर्क की जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर हो जाने पे डेड हो जाती हैं। और फिर आता है ईयर 1674 जिसमें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिनके पास रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप के कंपेयर में बेहतरीन माइक्रोस्कोप मौजूद था। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब अपने माइक्रोस्कोप में पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया तो पॉन्ड वाटर में इन्हें रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कोई और नहीं बल्कि बैक्टीरिया थे, और हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया का जो शरीर है वो एक सेल से बना होता है। और इस इंसिडेंट के बाद सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल्स को देखने वाले पहले साइंटिस्ट बन गए, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स को ऑब्जर्व किया था वो डेड सेल्स थे। अब बात करते हैं सेल थियरी के बारे में। ईयर 1838 में साइंटिस्ट मैथियस स्लाइडेन ने कई सारे प्लांट्स की बॉडी का एनालिसिस किया और फिर वो ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि सारे के सारे प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इनके एक साल बाद यानी ईयर 1839 में
साइंटिस्ट थियोडोर स्वॉन ने कई सारे एनिमल्स की बॉडी का एनालिसिस किया और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि सारे के सारे एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से ही बने होते हैं। इसके साथ ही इन्होंने एक और चीज नोटिस की कि एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ एक थिन लेयर मौजूद है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन्होंने एक चीज और नोटिस की कि प्लांट सेल में इस थिन लेयर के अलावा भी एक और लेयर मौजूद है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर 1839 में ही इन दोनों साइंटिस्ट थियोडोर स्वॉन और मैथियस स्लाइडेन, इन दोनों साइंटिस्ट ने आपस में मिलकर एक थ्योरी प्रपोज की जिसको सेल थियरी कहा गया, जिसका कहना था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर चाहे वो प्लांट्स हो फिर चाहे वो एनिमल्स हो, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स से मिलकर बने हैं। अच्छा, अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से मिलकर बने होते हैं, पर अभी भी साइंटिस्ट्स में एक चीज को लेकर कंफ्यूजन था कि ये सेल्स आते कहां से हैं। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि ये सेल्स नॉन लिविंग मैटर से अपने आप पैदा हो जाते हैं, पर बाद में ईयर 1855 में साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्को ने यह क्लियर किया कि जो सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से ही आते हैं, वो नॉन लिविंग मैटर से नहीं आते। मतलब ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसके साथ ही साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे दिया। अच्छा, फाइनल सेल थ्योरी के 2 पॉइंट बन गए। पहला, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और दूसरा पॉइंट, ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब बात करते हैं साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। अगर सेल्स के साइज और शेप की बात की जाए तो साइज और शेप के मामले में सेल्स वेरी करती हैं। सिंपली अगर हम एक बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करें, हम अमीबा को ऑब्जर्व करें और ह्यूमन बॉडी में ही अलग अलग ऑर्गन की सेल्स को ऑब्जर्व करें, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये तो होता ही है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स साइज और शेप में वेरी करती हैं। ऐसा भी होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन की सेल्स साइज और शेप में वेरी करती हैं। जैसे सिंपली अगर हम ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व करें तो ह्यूमन बॉडी में जो नर्व सेल है वो लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है। दूसरी तरफ जो हमारी आरबीसी है, जो ब्लड सेल्स हैं, वो राउंड होती हैं। और कोई भी सेल का साइज या शेप क्या होगा ये डिपेंड करता है कि वो सेल क्या फंक्शन कर रही है। जैसे नर्व सेल का फंक्शन है कि उसे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, तो फिर इस वजह से जो नर्व सेल है वो लंबी होती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में। कहने का मतलब सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, या अगर हम सेल के अंदर एंट्री करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जब हम सेल के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। अब अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज द आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली थिन लेयर है। पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर की तरफ एक और लेयर मौजूद होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट सेल्स के केस में सेलुलोज की बनी होती है। यानी प्लांट सेल्स के केस में आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होकर सेल वॉल होती है, जबकि हम जानते हैं कि जो हमारी एनिमल सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो हमारी एनिमल सेल्स के केस में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब दूसरा पॉइंट आता है, इट सेपरेट्स द सेलुलर कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलुलर कंटेंट को, सेलुलर कंटेंट मतलब जो सेल के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो सेलुलर कंटेंट है उसको सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स से सेपरेट करने का काम करती है। तीसरा पॉइंट आता है कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, कि जो सेल मेम्ब्रेन है
वो लिपिड्स या प्रोटीन से मिलकर बनी होती है एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर, और इसकी नेचर फ्लेक्सिबल होती है। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से ही कोई भी सेल अपने सराउंडिंग में मौजूद फूड पार्टिकल्स या फिर अदर मटेरियल्स को अपने अंदर इनगल्फ कर पाती है या अपने अंदर ले पाती है। जैसे सिंपली अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो जो अमीबा है वो अपने सराउंडिंग में मौजूद फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर इनगल्फ करने के लिए अपने स्यूडोपोडियास को फैलाता है और फिर इन स्यूडोपोडियास की हेल्प से ही अपने सराउंडिंग में मौजूद फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। अच्छा, अमीबा जो है अपने स्यूडोपोडियास को फैला पाता है क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर फ्लेक्सिबल है। अमीबा में इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। चौथा पॉइंट आता है इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ जो सेलेक्टेड मटेरियल्स या जो सब्सटेंसेस हैं उनको तो अपने क्रॉस मूव होने देती है, जबकि इन सेलेक्टेड मटेरियल्स के अलावा जो मटेरियल्स हैं उनको अपने क्रॉस मूव नहीं होने देती। मतलब इट अलाउज सम सेलेक्टेड मटेरियल्स और सब्सटेंसेस मूव अक्रॉस इट, बट इट आल्सो प्रिवेंट्स सम अदर मटेरियल्स एक्सेप्ट these selected materials move across it। अब बात करते हैं कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस जो मटेरियल्स या जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मूव कैसे करते हैं, यानी कि जो मटेरियल्स या जो सब्सटेंसेस हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार मूव कैसे करते हैं। आओ अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस के मूवमेंट की, और फिर हम बात करेंगे वाटर के मूवमेंट की। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैसेस के मूवमेंट की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन गैसेस जो होती हैं मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन गैसेस हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार एक सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन से मूव करती हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि डिफ्यूजन क्या चीज है? तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर मूव करता है तो इस सिंपल प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन का मतलब है वो रीजन जहां पे उस सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो ज्यादा है, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन का मतलब वो रीजन जहां पे उस सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो कम है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक रीजन है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, और दूसरी तरफ ये एक रीजन है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब होगा क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की ओर मूव करेंगे, और ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों रीजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम ना हो जाए, और इस प्रोसेस को ही हम डिफ्यूजन कहेंगे। आइए एक और एग्जांपल से डिफ्यूजन को समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो ये वाली साइड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल साइड है, मतलब सराउंडिंग वाली साइड है, और जो ये वाली साइड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटरनल साइड है, मतलब सेलुलर कंटेंट वाली साइड है, साइटोप्लाज्म वाली साइड है। अब सपोज करते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सटर्नल साइड पर ज्यादा है, जबकि इंटरनल साइड पर ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। वहीं दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन इंटरनल साइड पे ज्यादा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन एक्सटर्नल साइड पे कम है। तो होगा ये, जो हमारे ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर मूव करेंगे, यानी एक्सटर्नल साइड से इंटरनल साइड की ओर मूव करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर मूव करेंगे,
मतलब इंटरनल साइड ऑफ द सेल से एक्सटर्नल साइड यानी सराउंडिंग की ओर मूव करेंगे। और यही जो प्रोसेस है इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन गैसेस का जो मूवमेंट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी कई बार डिफ्यूजन प्रोसेस को होता हुआ देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने रूम के किसी कोने में एक अगरबत्ती को लगा देते हैं तो कुछ समय बाद उसकी महक पूरे रूम में फैल जाती है। ये डिफ्यूजन का ही एक एग्जाम्पल है। असल में अपने रूम के जिस कोने में हमने अगरबत्ती को लगाया है उस कोने में तो अगरबत्ती के स्मोक के मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, जबकि पूरे कमरे में जो अगरबत्ती के जो स्मोक के मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी। इस वजह से जो अगरबत्ती के स्मोक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से यानी कोने से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन यानी पूरे रूम में मूव करेंगे। और हमें पता है कि जब भी कोई सब्सटेंस अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर मूव करता है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब बात करते हैं वाटर के मूवमेंट की, यानी वाटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे मूव करता है। अगर वाटर के मूवमेंट की बात करें तो वाटर मूव्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर की जो मूवमेंट है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। और अब क्वेश्चन उठता है कि ऑस्मोसिस क्या है। देखो, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जब वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं मतलब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर मूव करते हैं, किसके अक्रॉस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो इस तरीके के डिफ्यूजन को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस का ही एक स्पेशल केस है जिसमें दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि जो डिफ्यूजन होना चाहिए वो वाटर मॉलिक्यूल्स का होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का भी डिफ्यूजन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होना चाहिए। आ जाओ एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक एनिमल सेल है। अब हमने क्या किया कि इस एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या चीज होती है। देखो, जब हम किन्हीं दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे से मिक्स करते हैं और इस तरीके से मिक्स करते हैं कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाए तो फिर सॉल्यूशन तैयार होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास एक सब्सटेंस वाटर है और दूसरा सब्सटेंस मेरे पास शुगर है यानी चीनी है, या फिर सॉल्ट है नमक है, और हमने क्या किया, जो शुगर है उसको हमने वाटर के साथ में मिक्स किया, तो हम जानते हैं कि ये जो शुगर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर जो सेलुलर कंटेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। सीधी भाषा में कहें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो सेल के अंदर सेलुलर कंटेंट से गाढ़ा है। मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की जो अमाउंट होती है वो सेलुलर कंटेंट में वाटर की अमाउंट से कम होती है। अब जब हम किसी एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो चूंकि एनिमल सेल के अंदर जो सेलुलर कंटेंट है उसके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा है, और जबकि ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसके अंदर वाटर की अमाउंट कम है। और हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अधिक अमाउंट वाले रीजन से अपने कम अमाउंट वाले रीजन की ओर मूव करेंगे, यानी सेल जो है वो श्रिंक करेगी, यानी सेल विल श्रिंक। अब इस केस को अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो रहा है? हो रहा है। क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो यानी कि क्या ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है? हाँ, ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। पर क्योंकि इस केस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेल से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब सेलुलर कंटेंट से बाहर की ओर मूव कर रहे हैं,
जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर रही है, इसलिए ये एक्सोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। वहीं दूसरी तरफ जब हम एनिमल सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन एनिमल सेल के अंदर जो कंटेंट है यानी सेलुलर कंटेंट उसकी कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज्यादा होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो सेलुलर कंटेंट है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम होती है। और इस केस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से एनिमल सेल के अंदर एंट्री करते हैं, जिस वजह से एनिमल सेल जो है वो स्वेल अप हो जाती है, यानी एनिमल सेल विल बी स्वेल अप। क्या इस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो रहा है? हो रहा है। क्या इस केस में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूजन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है? हो रहा है। तो मतलब ये भी ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है। पर क्योंकि इस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से एनिमल सेल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जिससे कि एनिमल सेल स्वेल अप हो रही है, इस वजह से यह एंडोऑस्मोसिस का एग्जांपल है। अब अगर हम इस एनिमल सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन एनिमल सेल के सेलुलर कंटेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, यानी कि इस सॉल्यूशन में जो वाटर की जो अमाउंट है वो एनिमल सेल के सेलुलर कंटेंट में वाटर की अमाउंट के इक्वल है, तो उस केस में वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, यानी वाटर डिफ्यूज नहीं होता है, यानी ऑस्मोसिस नहीं होती है, यानी सेल का जो साइज है वो सेम रहता है। और इस तरीके के सॉल्यूशन को जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एनिमल सेल के सेलुलर कंटेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की फंक्शंस के बारे में। तो अगर सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये सेल के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे राइबोसोम्स, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इन सभी सेलुलर ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा फंक्शन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर आने वाले या सेल से बाहर जाने वाले मटेरियल्स का रेगुलेशन करती है। मतलब कौन से मटेरियल्स सेल के अंदर जाएंगे या कौन से मटेरियल्स सेल के बाहर जाएंगे, इस चीज को रेगुलेट करती है। तीसरा फंक्शन, एनिमल सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। चौथा फंक्शन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, तो फ्लेक्सिबल नेचर की होने की वजह से यह सेल को इस योग्य बनाती है कि सेल अपने सराउंडिंग में जो भी फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं या अदर मटेरियल्स मौजूद हैं उनको इनगल्फ कर पाए, जैसा कि हमने अमीबा के केस में देखा था, यानी एंडोसाइटोसिस हो पाती है क्योंकि सेल फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। अब हम सेल के अंदर की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और सेल मेम्ब्रेन के बाद अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल एंड फंजाई सेल्स outside of the plasma membrane, a rigid layer is also present and this rigid layer is called cell wall। मतलब प्लांट सेल्स में, बैक्टीरियल सेल में एंड फंजाई सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की तरफ एक रिजिड लेयर मतलब कठोर लेयर मौजूद होती है और इस रिजिड लेयर को ही हम सेल वॉल कहते हैं। अच्छा, जो हमारी एनिमल सेल्स होती हैं उनमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, जिस वजह से एनिमल सेल्स के केस में जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली लेयर है वो सेल वॉल नाम के सेल मेम्ब्रेन होती है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो हमारी प्लांट सेल्स हैं, जो हमारी बैक्टीरियल सेल है और जो हमारी फंजाई सेल्स हैं, इनमें पाई जाने वाली जो सेल वॉल है क्या वो सेम मटेरियल की बनी होती है? इसका आंसर है नहीं। असल में जो प्लांट सेल्स है उनमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसी तरीके से जो हमारी फंजाई सेल्स है उनमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। और इसी तरह जो हमारी बैक्टीरियल सेल है उसमें जो सेल वॉल है वो भी एक अलग मटेरियल की बनी होती है, जिसके बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शंस की। तो सबसे पहला फंक्शन है, क्योंकि सेल वॉल सेल की आउटर मोस्ट रिजिड लेयर है, मतलब सेल में सबसे बाहर की तरफ आई जाने वाली कठोर लेयर है, इस वजह से सेल वॉल सेल को किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस या इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
मतलब सीधी भाषा में कहें तो सेल को डैमेज होने से बचाती है। दूसरा फंक्शन है सेल वॉल डिसाइड्स शेप ऑफ सेल्स। क्योंकि सेल वॉल एक रिजिड लेयर है, एक कठोर लेयर है, इस वजह से सेल वॉल किसी भी सेल का शेप भी डिसाइड करती है। तीसरा फंक्शन, अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स के केस में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक रिजिड सब्सटेंस है, या हम कहें तो कठोर सब्सटेंस है। इस वजह से प्लांट सेल्स के केस में जो सेल वॉल है वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। मतलब किसी भी प्लांट को खड़े रहने में जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। मतलब सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट बॉडी बिकॉज इन प्लांट सेल्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ cellulose and which is very complex substance. चौथा फंक्शन, सेल वॉल सेव प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल एंड फंजाई सेल्स फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जब हम किसी प्लांट सेल को, किसी बैक्टीरियल सेल को या फिर किसी फंजाई सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो इन सेल्स की जो सेल वॉल है वो इन सेल्स को बर्स्टिंग यानी फटने से बचाती है। अब कैसे बचाती है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक प्लांट सेल है और अब हम इस प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अच्छा, हमें पता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर जो सेलुलर कंटेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के कंपेयर में कम होती है, या हम कहें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो सेल के अंदर सेलुलर कंटेंट की तुलना में डाइल्यूट होता है, मतलब पतला होता है, या हम कहें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर की अमाउंट सेल के अंदर जो सेलुलर कंटेंट है उसके अंदर वाटर की अमाउंट से ज्यादा होती है। तो जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट प्लांट सेल के अंदर सेलुलर कंटेंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट से ज्यादा है, तो फिर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से प्लांट सेल के अंदर डिफ्यूज होंगे। अच्छा, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर डिफ्यूज होंगे तो फिर जो ये प्लांट सेल है ये स्वेल अप होगी, फूलेगी, और हम जानते हैं कि ये जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल भी मौजूद होती है, और जो सेल वॉल है वो एक रिजिड लेयर होती है, कठोर लेयर होती है। तो जब ये प्लांट सेल फूलेगी, ये प्लांट सेल स्वेल अप होगी, तो जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो इस स्वेलिंग के अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर क्रिएट करेगी, जिस वजह से प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगी, मतलब प्लांट सेल तन जाएगी, लेकिन बर्स्टिंग यानी फटने से बच जाएगी। अच्छा, साथ में ही ये एंडो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल भी हो गया, क्योंकि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्लांट सेल के अंदर डिफ्यूज हुए हैं, और ये जो डिफ्यूजन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो अक्रॉस होगा ही, क्योंकि सेल वॉल के जस्ट अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से प्लांट सेल के अंदर एंट्री करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो डिफ्यूज होंगे ही, और हमें पता है जब भी वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज होते हैं तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर एंट्री कर रहे हैं जिस वजह से प्लांट सेल स्वेल अप हो रही है, इस वजह से ये एंडो ऑस्मोसिस का भी एग्जांपल हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दें तो क्या होगा। देखो, हमें पता है जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लांट सेल के अंदर जो सेलुलर कंटेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के कंपेयर में ज्यादा होगी। मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो प्लांट सेल के सेलुलर कंटेंट की तुलना में गाढ़ा होगा, या हम कहें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर की अमाउंट प्लांट सेल के अंदर सेलुलर कंटेंट के अंदर वाटर की अमाउंट से कम होगी। तो जब हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम है और जो प्लांट सेल है उसके सेलुलर कंटेंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज्यादा है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लांट सेल से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे, जिस वजह से जो प्लांट सेल है वो श्रिंक करेगी। पर प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी मौजूद होती है, और जो सेल वॉल है वो तो रिजिड लेयर है, वो तो टफ लेयर है, वो तो श्रिंक कर नहीं सकती। इस वजह से जो प्लांट सेल की सेल वॉल के जस्ट अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर जाती है और सेल वॉल से दूर चली जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और इस फिनोमेना को ही हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और इस
सेल को हम अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं, और ये हमारा एक्सोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हो गया। तो सेल वॉल के बाद अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म में ही हमारा न्यूक्लियस मौजूद होता है, साथ में ही जो सेल ऑर्गेनल्स है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी भी साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, मतलब सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, सेल जो भी फंक्शंस करता है, वो सब न्यूक्लियस के ही कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती है, यानी न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, और इस डबल लेयर्ड कवरिंग को ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें पोर होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स क्यों होते हैं। तो देखो, हमने अभी पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, मतलब सेल की फंक्शंस को, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब जो न्यूक्लियस है वो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कुछ मटेरियल्स के माध्यम से, यानी वो मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में आते हैं और फिर सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो वो जो मटेरियल्स है वो न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में आ सके, इस वजह से जो न्यूक्लियस की जो डबल लेयर्ड जो कवरिंग है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, उसमें हमें पोर्स देखने को मिलते हैं। इनसाइड न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज प्रेजेंट, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो देखो, जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो आपके अंदर जो भी क्वालिटीज, जो भी फीचर्स आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, उन क्वालिटीज या फीचर्स को आपके पेरेंट्स से आपके अंदर लाने की जो इंफॉर्मेशन है इस जेनेटिक मटेरियल में ही होती है। जब कोई भी सेल नॉर्मल फेज में होती है, नॉर्मल फेज का मतलब जब कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, उस समय सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है, विच इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो हमें धागे जैसी स्ट्रक्चर्स के उलझे हुए मास की तरह दिखाई देता है। पर जब यही सेल डिवाइडिंग फेज में आती है, मतलब जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो कि क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में था, यही क्रोमैटिन मटेरियल अब कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस हो जाने के बाद रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरीके दिखता है। इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस की। तो सबसे पहला फंक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, इस वजह से इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन की पूरी जो प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती है। दूसरा फंक्शन है, इट डायरेक्ट्स ऑल केमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सारी रिएक्शंस को, उन सारी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करने का काम सेल का न्यूक्लियस करता है। इसके अलावा सेल किन किन प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेगी या कब फॉर्म करेगी, ये सब चीजें भी न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। न्यूक्लियस के बाद अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनल्स की, और सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड सीड्स, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स और सीड्स का एक लार्ज नेटवर्क है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली हमारी सेल मेम्ब्रेन के ही इक्वल होती है, मतलब जिस तरह हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन ट्यूब्स और सीड्स का लार्ज नेटवर्क है, उन ट्यूब्स और सीड्स की जो मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड्स और प्रोटीन्स की ही बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये रफ दिखाई देता है, क्योंकि इससे छोटे छोटे ग्रैनुलर पार्टिकल्स अटैच होते हैं। इन छोटे छोटे ग्रैनुलर पार्टिकल्स को हम राइबोसोम्स कहते हैं। असल में राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है, मतलब एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर राइबोसोम ही वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब क्योंकि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है, और ये जो राइबोसोम्स हैं ये हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वहीं अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दिखने में स्मूथ है, साथ ही यह लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपस में मिलकर जिन प्रोटीन्स या लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं उन प्रोटीन्स या लिपिड्स में से कुछ प्रोटीन या लिपिड्स तो मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में यूज होते हैं, इसे हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, और कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स हार्मोन्स और एंजाइम्स का फंक्शन करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनल गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी की। गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी, मतलब गोल्जी अपैरेटस को सबसे पहले इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, और इस वजह से इनके नाम पर ही इसे हम गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट्स ऑफ पैरेलली अरेंज्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लैटेंड डिस्क शेप सैक्स कॉल्ड सिस्टम्स, मतलब गोल्जी अपैरेटस में एक दूसरे के पैरेलल अरेंज सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड फ्लैट डिस्क शेप सैक होते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। और इन फ्लैट डिस्क शेप सैक को जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं हम सिस्टम्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन की। तो सबसे पहला फंक्शन है, देखो सेल के साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जिन लिपिड्स और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है उन लिपिड्स और प्रोटीन्स को वेसिकल्स में पैक करना और साथ ही टारगेट लोकेशंस की ओर डिस्पैच करने का जो फंक्शन है वो गोल्जी अपैरेटस करता है। फिर चाहे वो टारगेट लोकेशन सेल के अंदर किसी जगह हो या सेल के बाहर हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमें किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और हम ये जानते हैं कि जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे होता है, तो अब उस प्रोटीन को हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियस के अंदर तक पहुंचाना है। तो उस केस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन बनाएगा उस प्रोटीन को पैक करके उसको न्यूक्लियस के अंदर तक डिस्पैच करने का जो फंक्शन है वो गोल्जी अपैरेटस करेगा। और क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस के जो फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन प्रोटीन्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है गोल्जी अपैरेटस उन प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैक करता है। तो फिर इस वजह से ये जो गोल्जी अपैरेटस है वो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही देखने को मिलता है। दूसरा फंक्शन, मटेरियल्स की पैकेजिंग करने के अलावा कई बार गोल्जी अपैरेटस मटेरियल्स का मॉडिफिकेशन भी करता है, यानी सिंपल सुगर्स को कई बार ये कॉम्प्लेक्स सुगर्स में कन्वर्ट करता है। या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है जो कि नॉन फंक्शनल होती है, मतलब अभी किसी काम की नहीं होती, उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके ये फंक्शनल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है और फिर वही प्रोटीन्स हमारी हार्मोन्स या एंजाइम्स की तरह वर्क करती हैं। तीसरा फंक्शन, इट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में गोल्जी अपैरेटस इन्वॉल्व होता है। अब लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में गोल्जी अपैरेटस कैसे इन्वॉल्व होता है इसको हम आगे समझते हैं। और अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स और वेसिकल्स विच आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। देखो सेल के साइटोप्लाज्म में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, उन प्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन्स तो मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में यूज होते हैं, जबकि कुछ प्रोटीन्स जो है वो हार्मोन्स और एंजाइम्स का फंक्शन करते हैं। अब असल में लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स वही प्रोटीन्स हैं जिनका फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया, और फिर गोल्जी अपैरेटस ने इन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन करके इनको एंजाइम्स में कन्वर्ट किया और फिर इनको वेसिकल्स के फॉर्म में पैक कर दिया, और इस तरह लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शन की। तो सबसे पहला फंक्शन है, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, तो इस वजह से फिर लाइसोसोम्स फंक्शन एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। मतलब सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन रखने का जो फंक्शन है वो लाइसोसोम्स करते हैं। दूसरा फंक्शन, अगर सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर करता है, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर चाहे वो फूड पार्टिकल हो, तो उस फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने का फंक्शन भी सेल के अंदर लाइसोसोम्स करते हैं। असल में ये उस फॉरेन पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। तीसरा फंक्शन, अगर किसी भी वजह से सेल डैमेज हो गया है या सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई है, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये सेल अब कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है, तो फिर सेल के अंदर ये जो लाइसोसोम्स हैं ये खुद फट सकते हैं और खुद ही वो सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस वजह से लाइसोसोम्स को हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स आर बेसिकली मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स, यानी जो वैक्यूल्स हैं वो सिंपली वेसिकल्स होते हैं जो कि हमारे सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। अच्छा, जो हमारी एनिमल सेल्स होती हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स के केस में हमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। कभी कभी यह प्लांट सेल का 50 से 90% वॉल्यूम भी कवर करता है। प्लांट सेल्स में ये जो सेंट्रल वैक्यूल है उसमें सेल सैप भरा होता है। सेल सैप का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो वाटर होता है, साथ ही इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि प्लांट की लाइफ के लिए एसेंशियल है, जैसे कि हमारे शुगर्स हो गए, जैसे कि हमारे प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। प्लांट सेल्स में ये सेंट्रल वैक्यूल सेल को टर्जिडिटी या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। देखो, हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे थे, तो जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते थे तो असल में जो प्लांट सेल है उससे वाटर निकलता था और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आता था, और जब हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे थे तो फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर निकल के प्लांट सेल में जाता था। तो असल में ये जो वाटर प्लांट सेल से निकल रहा है, ये जो वाटर प्लांट सेल के अंदर जा रहा है, ये प्लांट सेल के सेंट्रल वैक्यूल में ही जा रहा है और प्लांट सेल के सेंट्रल वैक्यूल से ही निकल रहा है। ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है उसमें हमें फूड वैक्यूल देखने को मिलता है, जिसमें अमीबा अपने फूड आइटम्स को स्टोर करता है। इसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पैरामीशियम है उसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो पैरामीशियम की सेल के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। मतलब पैरामीशियम की सेल के अंदर अगर वाटर की अमाउंट ज्यादा हो चुकी है तो उस एक्सेस वाटर को पैरामीशियम की सेल से बाहर निकाल देता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल। देखो, पावर हाउस वो जगह होती है जहां एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल के अंदर वो जगह है जहां एनर्जी फॉर्म होती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउसेस ऑफ द सेल कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, और हमारी सेल को कहीं पे भी अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इन्हीं एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल लेयर्ड कवरिंग, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, और ये जो डबल मेम्ब्रेन है उनमें जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें हमें पोर्स देखने को मिलते हैं, जबकि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है उसमें हमें फोल्ड्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं।
अब क्वेश्चन उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स क्यों देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस ऑपरेट होती हैं वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ही होती हैं। और इस वजह से ये चाहिए होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा हो, और इस वजह से ही हमें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से जो कवर्ड स्पेस होता है उसके अंदर जेल लाइक मटेरियल भरा होता है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में ही माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो राइबोसोम्स हैं और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच जो राइबोसोम्स हैं क्या वो सेम टाइप के हैं? तो इसका आंसर है नहीं। असल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। और हम ये भी जानते हैं राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब राइबोसोम्स वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये जो 70S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शंस होंगी उनमें जो प्रोटीन्स चाहिए पड़ेंगी उन प्रोटीन्स के सिंथेसिस करते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। देखो, प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। मतलब प्लास्टिड्स वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में देखने को मिलते हैं। एनिमल सेल्स में हमें प्लास्टिड्स देखने को नहीं मिलते। प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट तो नाम से ही क्लियर हो जाता है, क्रोमो मतलब कलर, यानी वो प्लास्टिड्स जिनके अंदर हमें पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से ये कलरफुल होते हैं, इन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और दूसरी तरफ वो प्लास्टिड्स जिनमें पिगमेंट्स देखने को नहीं मिलते और इस वजह से ये कलरलेस होते हैं या व्हाइट होते हैं, इन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब वो क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर हमें क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलता है उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ साथ और भी पिगमेंट्स होते हैं जो कि येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, यानी ये ऑयल्स को, स्टार्च को, इसके साथ ही कुछ प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने का फंक्शन करते हैं। जैसे ये जो हम मूंगफली देखते हैं या जो हम बादाम देखते हैं जिनके अंदर ऑयल मौजूद होता है, तो असल में ये जो ऑयल है वो मूंगफली या बादाम की सेल्स के अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उन ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हैज डबल लेयर्ड कवरिंग, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है उसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अच्छा, अब ये जो डबल लेयर्ड कवरिंग है इससे सराउंडेड जो स्पेस है उसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद का डीएनए मौजूद होता है और साथ में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और ये राइबोसोम्स भी 70S टाइप के होते हैं। यहाँ पे हमारा सेल ऑर्गेनल्स का जो टॉपिक है वो खत्म होता है और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। देखो, हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो सेल का बना होता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा बॉडी एक ही सेल का बना होता है, इन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम। वहीं दूसरी तरफ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका पूरा बॉडी मल्टीपल सेल्स का बना होता है, इन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे प्लांट्स, जैसे एनिमल्स। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो पाई जाने वाली जो सेल्स हैं क्या वो सेल्स एक ही जैसी हैं? तो इसका आंसर है नहीं। असल में इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो पाई जाने वाली सेल्स जो है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया है उसका पूरा का पूरा बॉडी एक ही सेल का बना है और वो जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। वहीं अगर हम अमीबा और पैरामीशियम की बात करें तो इनका पूरा बॉडी भी एक ही सेल का बना है और वो जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है।
उसी तरीके से अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो इनका जो बॉडी है वो मल्टीपल सेल्स का बना है, और ये जो सारी की सारी सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और अब क्वेश्चन उठता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी वो सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और इस वजह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो सीधा सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू मतलब एडवांस और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी वो सेल जिसके अंदर एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिस वजह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। यह हम सीधी भाषा में कहें तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल साइज में काफी छोटी होती हैं, लगभग 1 to 10 माइक्रोमीटर के समथिंग, जबकि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में साइज में बड़ी होती हैं, लगभग 5 to 100 माइक्रोमीटर के समथिंग। अच्छा, अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, यानी वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सेल ऑर्गेनल्स जो कि डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। तो ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो हमें पता है जो राइबोसोम्स होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है, इस वजह से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और वो राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, पर वो राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं। इसके अलावा हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। ये चीज हम देख चुके हैं। अब क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से यूकैरियोटिक सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, तो उसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कंपार्टमेंट्स देखने को नहीं मिलते। देखो, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है जब वो अपनी नॉर्मल फेज में होती है, मतलब डिवाइड नहीं कर रही होती, उस समय उसका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है, जो कि थ्रेड्स के इंटेंगल्ड मास की तरह दिखता है। और फिर वही यूकैरियोटिक सेल जब डिवाइडिंग फेज में आती है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, उस समय सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये कंडेंस होता है, और कंडेंस होके रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनके पास तो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो सीधा सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है, यानी कोई क्रोमैटिन मटेरियल नहीं होता। और जब क्रोमैटिन मटेरियल नहीं होता तो उसके कंडेंसेशन से क्रोमोसोम्स कहाँ से बनेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में ये जो साइटोप्लाज्म में पड़ा ये जो खुला डीएनए है, इसके लिए ही हम सिंगल क्रोमोसोम वर्ड यूज कर देते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में हमें सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स वो भी न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं जब सेल डिवाइडिंग फेज में होती है तब। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाई सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड, यानी सेल डिवीजन जरूरी ही क्यों होता है। तो इसका सीधा सा आंसर है, सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म न्यू सेल्स इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स, एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। देखो, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से करते हैं, और थ्रू आउट द लाइफ सिंगल सेल में ही रहकर अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं
ये भी अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से ही करते हैं। फिर वो सिंगल सेल डिवाइड करती है जिससे नई सेल्स बनती हैं, फिर वो नई सेल्स डिवाइड करती हैं जिनसे और नई सेल्स बनती हैं, और इस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो सीधा साफ होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर कुछ सेल्स डैमेज हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं या डेड हो जाती हैं, तो उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी हमें नई सेल्स चाहिए, और वो जो नई सेल्स हैं वो भी सेल डिवीजन से ही आती हैं। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इन सेक्स ऑर्गन्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ह्यूमन के केस में जो मेल गैमीट है वो स्पर्म है और जो फीमेल गैमीट है वो ओवम है। तो इन गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। असल में सेक्स ऑर्गन्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, वो स्पेशल सेल्स डिवाइड करके ही गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के टाइप्स की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस इंजर्ड एंड डेड सेल्स। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन होता है, या फिर कुछ सेल्स अगर डैमेज हो गई हैं तो उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। माइटोसिस में जो हमारी मदर सेल है वो डिवाइड करती है और 2 नई सेल्स को फॉर्म करती है, जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ये जो डॉटर सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के पूरी तरीके से आइडेंटिकल होती हैं, एक दूसरे की कॉपी होती हैं। ये हम आगे देखेंगे भी। और साथ ही इन डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो मदर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के नंबर के इक्वल होता है। इस वजह से इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक सेल है जिसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 हैं। अब जब ये सेल माइटोसिस करेगी तो इससे जो 2 नई सेल्स फॉर्म होंगी जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं, इन नई सेल्स के अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 4 ही होंगे। और साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि ये दोनों सेल्स एक दूसरे के पूरी तरीके से आइडेंटिकल है। वहीं अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच सम स्पेशल सेल्स, जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं, डिवाइड फॉर गैमीट्स फॉर्मेशन, यानी गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए डिवाइड करती हैं। अच्छा, ये जो जर्म सेल्स होती हैं ये हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेक्स ऑर्गन्स में देखने को मिलती हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स, यानी मियोसिस में जो सेल है वो एक के बाद एक 2 डिवीजन से गुजरती है। इसे हम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड कहते हैं। जब कोई सेल मियोसिस फर्स्ट से गुजरती है तो उस सेल से 2 नई सेल्स बनती हैं, और जब वो 2 नई सेल्स मियोसिस सेकेंड से गुजरती हैं तो उनसे 4 सेल्स बनती हैं। यानी ओवरऑल मियोसिस में एक सिंगल सेल से 4 नई सेल्स बनती हैं। और साथ ही ये चारों की चारों सेल्स एक दूसरे के नॉन आइडेंटिकल होती हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। इन चारों सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मदर सेल से आधे होते हैं, यानी न्यू सेल्स हैव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ मदर सेल्स। इस वजह से मियोसिस को हम नॉन इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब मिलेंगे आगे किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। धन्यवाद।